हेलो बच्चे, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द होल लेसन, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज अब गेस कर ही चुके होंगे सामने स्लाइड देख के, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच। और ये बच्चों को ना बेटा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। आई डोंट नो, मैंने अपने जब भी उनसे बोलो मैम पीएच, ये तो उनको समझ आ जाता है कि एसिडिक है या क्या बेसिक है, पर पीएच के बारे में या कुछ उनको डिफ़िकल्ट लगता ही है। पर अब मैं नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं कि पीएच आपको याद है बेटा, मैंने पिछले वाले मेरे वीडियोस में आपको बताया एसिड्स बेसिस के बारे में। उसमें आपने देखा तो मैंने लिटमस टेस्ट करके आपको दिखाया कि जो रेड लिटमस के साथ ब्लू हो जाता है दैट्स बेस, और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है दैट इज एसिड। याद है ना आपको पिछली बार? तो एसिड है या बेस है ये तो पता चल रहा है, पर क्या ये पता लग रहा है कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है? तो वो पता लगाएंगे हम पीएच के थ्रू। तो कैन टू एसिड्स बी इक्वली एसिडिक? दो एसिड अगर आपको कोई दिए हैं, मान लो जैसे टोमेटोज हैं, टोमेटोज खट्टे होते हैं, इमली भी खट्टी होती है, नींबू भी खट्टा होता है, क्या वो बराबर एक जैसे खट्टे हैं, एक जैसा उनका एसिडिक नेचर है? तो आज वो पता लगाएंगे पीएच के थ्रू। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कैसे पता लगेगा कौन सा ज़्यादा बेसिक है? तो वो पता लगाने के लिए आइए हम आगे चलते हैं। अब ये बेटा आपको बताने से पहले एक या दो कॉन्सेप्ट से बेटा मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। स्ट्रेंथ समझ रहे हैं आप? स्ट्रेंथ का मतलब कितनी जल्दी ये टूट जाता है पानी के। पानी ना बहुत चालाक होता है, वो क्या करता है कि कोई भी सब्सटेंस को उसकी सबसे पहली कोशिश होती है उसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, और जो जितना जल्दी टूट जाता है पूरा वो उतना स्ट्रांग कहलाता है, जबकि वैसे वीक होना चाहिए क्योंकि पानी ने तोड़ दिया उसको। बट जो साइंटिफिक टर्म में स्ट्रांग एसिड क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही बनता है वो कंप्लीटली टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस में, और प्लस नेगेटिव आयंस यानी एनायंस में। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाती हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड क्या होता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ उसकी होगी ज़्यादा जो जितनी जल्दी आयोनाइज होगा। आयोनाइज क्या होता है? टूट जाना। जैसे HCl है, कितनी जल्दी टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस में और क्लोराइड आयंस में, उतनी उसकी स्ट्रेंथ है। और एसिटिक एसिड है, विनेगर कहते हैं जिसको हम, आप देखो उसमें कितना भी पानी डाल लो, हमने जब उसमें H2O ऐड किया, जब भी पानी डालते हैं टूटता है ज़रूर, पर बहुत थोड़े से आपको H+ आयन मिलेंगे। ज़्यादातर ये CH3COO- पूरी तरह से ये टूटता नहीं है। स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड? कि कितनी जल्दी आयोनाइज हो जाता है। जितनी जल्दी आयोनाइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितनी कम आयोनाइज होगा उतना वीक एसिड है। तो यहाँ पे आप देखो स्लाइड में कि HCl को अपने पानी में डाला, HCl ने हाइड्रोजन आयन दिए, Cl- दिए, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बट अगर हम पार्शियल आयोनाइजेशन देखें, यानी जो जल्दी से नहीं टूटता पानी के साथ, तो उसमें आप देखेंगे बहुत थोड़े से आपको हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं, तो इसकी पीएच बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या की पॉइंट देखा? जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी लोअर पीएच। अभी हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है? ये आयोनाइजेशन, ना कि कंसंट्रेशन। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप उधर से कह रहे हो कंसंट्रेटेड एसिड है, उधर से स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हो, कि क्या है चक्कर? तो चलिए अभी हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपने यहाँ पे बेसिस में भी सेम बात है, ठीक है? क्या NaOH है, आप देख रहे हो जल्दी से टूट गया सोडियम आयंस में, हाइड्रोक्साइल आयन में,
और वीक बेस जो है बहुत देर से टूटता है, टूटता भी है, जुड़ता भी रहता है। NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा जैसे टूटा थोड़ी देर में जुड़ भी गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये वीक बेस है जो टूटता है और फिर जुड़ जाता है, और यहाँ पे भी ये टूटता है जुड़ता रहता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये वीक हैं, यानी बहुत थोड़े हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे आपको जब पानी इसमें डालेंगे तो वी कॉल इट। तो आपने क्या देखा कि स्ट्रेंथ और किस पे डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी कितना ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके आयोनाइजेशन पे, यानी कितनी जल्दी ये अपने अनायंस कैटायंस में टूट जाता है। चलिए अगले हम चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फ़र्क है? अभी आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड उनके आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है, पर कंसंट्रेटेड और जो डाइल्यूटेड है वो डिपेंड करता है उनका अमाउंट कितना है। अब कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब बहुत सारा उसमें एसिड है, पानी कम है। डाइल्यूटेड में एसिड कम है, पानी ज़्यादा है। गॉट इट? तो कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग डिफरेंट है। तो एक चीज़ एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और एक एट ए टाइम डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड भी हो सकती है। कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट भी हो सकता है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। चलिए अब ये देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये हमेशा आपके बोर्ड में आता है। देखो CBSE 2017 में आया भी हुआ है कि हमें कभी भी जो भी कंसंट्रेटेड एसिड है उसको डाइल्यूट करना है हमने, तो पानी मिलाना पड़ेगा। तो आप कहोगे क्या है, पानी इधर से एसिड में पानी डाल दिया या पानी को एसिड में डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है एसिड का, दैट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको बेटा याद है एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक मीन्स लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट। बहुत ज़्यादा हीट अगर देता है, छोड़ता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद होगा आपको एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में वो ठंडा हो जाता है, एक्सोथर्मिक में गर्म हो जाता है। तो अब जब आपने किसी भी एसिड, मान लो आपने H2SO4 है, इसके डाइल्यूशन में इसमें वाटर डाला। जब वाटर डालने पर हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे और प्लस सल्फेट आयंस बनेंगे। ये आप देखोगे ये जो रिएक्शन है आयोनाइजेशन वाला, दैट्स वेरी एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। जब हीट इवॉल्व होगी तो बेटा खतरा तो है हाथ जलने का, सब कुछ जलने का। तो क्या अगर आपने पानी इसमें डाला, एकदम एक्सोथर्मिक रिएक्शन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट मे स्प्लैश आउट, बाहर गिर सकती है और बर्न्स और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमने एसिड को पानी में डाला तो क्या होगा? जो भी हीट प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, पानी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, वो एब्जॉर्ब कर लिया, कोई स्प्लैशिंग नहीं होगी और वो सेफ भी है। तो ऑलवेज ऑलवेज व्हाट टू बी डन? नेवर ऐड वाटर टू द एसिड, ऑलवेज ऐड acid to water. This is safe. This is dangerous. Got it? तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन आपने याद रखना है कि why it is recommended acid should be added to water and not water to acid. Very important. चलिए अब हम आगे वही थोड़ा सा उसी के ऊपर ही ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के ऊपर। आप ये देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि चारों चीज़ें पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग तो जैसे अभी आपको बताया 100% आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, आयोनाइज हो गया, नहीं हाँ, कोई भी एसिड है, हाइड्रोजन आयंस बन गए उसके,
कैटायन ये एनायंस बन गए। एज यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और कंप्लीट नहीं, पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, देखो बेटा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या हमने बताया कि अमाउंट ऑफ एसिड कितना है, स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या बताया कितनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, कैसे टूटता है। तो अभी आपने बेटा देखा हमने दो कंपैरिजन किए, एक किया स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड्स या बेसिस, और दूसरा हमने किया कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट। अब इन दोनों में आपने, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसंट्रेटेड में कितना अमाउंट है उसके अंदर, चाहे एसिड का या बेसिस का है। जितना ज़्यादा अमाउंट है उतना कंसंट्रेटेड है, जितना कम अमाउंट है उतना डाइल्यूटेड है। और दूसरे में आपने देखा जा आयोनाइजेशन के ऊपर, स्ट्रॉन्ग और वीक, कि जितनी जल्दी वो टूट जाता है, पूरा कंप्लीटली टूट जाता है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो कंप्लीटली नहीं टूटता, टूटता है फिर जुड़ जाता है, फिर टूटता है फिर जुड़ जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, देन वी कॉल इट व्हाट, वीक बेस या वीक एसिड। तो ये अभी आपने देखा, इसमें आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, यानी मोर एसिड प्लस कंप्लीट आयोनाइजेशन, और डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है कि एसिड तो कम है पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, तो डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है। कंसंट्रेटेड वीक एसिड भी हो सकता है कि अमाउंट तो ज़्यादा है एसिड का पर वो पूरी तरह से ब्रोकन नहीं है, टूट आयोनाइज नहीं हुआ। डाइल्यूट वीक एसिड है कि एसिड भी कम है और आयोनाइज्ड भी कम है, यानी वीक है। तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डाइल्यूट, a weak acid can be concentrated। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाय, अब एक ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ 2018 में। क्या ये आया हुआ है कि ड्राई अगर HCl गैस है या ड्राई कोई भी एसिड है आपका, उसमें आपको याद है ना मैंने ब्लू लिटमस रेड लिटमस का टेस्ट किया था, तो अगर ड्राई HCl गैस ले लें, उसमें हम लिटमस पेपर डालें तो क्या कोई कलर चेंज होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसको आयोनाइज करने के लिए तो वाटर चाहिए। तो जब तक वेट नहीं होगा, तब तक वो आयोनाइजेशन नहीं कंप्लीट होगी। जब आयोनाइजेशन नहीं होगी तो वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये आया हुआ है, तो इसमें अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल 1 नंबर का तो एटलीस्ट आता ही है ये बोर्ड एग्जाम्स में। आप देखिए इसमें आप क्या, अभी देखो जैसे HCl गैस है, आपने पानी वाटर जो है सॉल्वेंट है, वाटर क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को छीन लेता है और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे बाकी सॉल्वेंट्स में क्यों नहीं होता ऐसे? क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट्स नहीं होते, और आप देखो वो हाइड्रोनियम आयंस नहीं बना रहे। क्यों वाटर ही बनाता है? क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और ये हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, जबकि बाकी सब नहीं बनाते। तो अल्कोहल में क्यों नहीं बनता? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन आयंस जो है कन्वर्ट करके हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनते। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन वाटर, कि पानी में ही क्यों, बाकी चीज़ों में क्यों नहीं? तो आपने इसको ज़रूर बताना है कि ये पोलर सॉल्वेंट होने के कारण, ये वाटर हैज़ हाई पोलैरिटी और स्मॉल साइज, इट सराउंड्स एंड स्टेबलाइजेज हाइड्रोजन आयन इफेक्टिवली, ये वाला दिस आंसर। और इन अदर सॉल्वेंट्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर लार्जर एंड लेस पोलर, तो वो हाइड्रोजन आयंस को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। विदाउट स्टेबलाइजेशन हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली एंड एसिड्स डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। हमें कब एसिडिक प्रॉपर्टी दिखेगी? जब ये हमें हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, उसमें दिखेंगे। तो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे कब? जबकि सॉल्वेंट पोलर हो और साथ साथ छोटी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे शुड बी स्मॉल, जैसे वाटर में है। तो वाटर इसीलिए शो करता है कि ये वाटर में आप देखोगे हाइड्रोनियम आयंस बन जाते।
तो अभी आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड बेस या एसिड और डाइल्यूट एसिड या बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, वीक एसिड या बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। क्योंकि आपको पीएच समझाने से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आगे पीएच की कॉन्सेप्ट भी नहीं आपको क्लियर होगी, इसीलिए मैंने इसको टाइम दिया थोड़ा। अब आप देखो, ये आपको क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या, स्ट्रेंथ नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट है, कंसंट्रेटेड ज़्यादा अमाउंट, डाइल्यूट में कम अमाउंट, स्ट्रॉन्ग का मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन, वीक का मतलब इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन या पार्शियल आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कंसंट्रेटेड एंड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, डाइल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड एंड वीक भी हो सकता है, एंड डाइल्यूट एंड वीक भी हो सकता है। तो कभी भी कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग को कंफ्यूज मत करना बेटा, ठीक है। डाइल्यूट या वीक एक बात नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब आ गए हम अपने मेन टॉपिक पे। जब अब आपको बेस क्लियर हो गया है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, अब आपको क्लियर हो गया है कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, अब हम आते हैं पीएच क्या। पीएच का मतलब है बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल मीन्स पावर। हाइड्रोजन, अभी आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे, या वीक एसिड्स होते हैं, दे प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस इन द वाटर। एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस बन जाते हैं, वो देते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि ये पीएच क्या है। पीएच का एक हम मेजर करते हैं कितना स्ट्रेंथ है उसकी, कंसंट्रेशन नहीं बेटा, स्ट्रेंथ। तो pH helps us compare the strength of acids and bases in everyday life। तो अभी हम उसके बारे में और देखते हैं। तो pH क्या है बेटा, अभी मैंने आपको बताया, इट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयंस की क्या पावर है उसको हम पता लगाते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। pH का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा, pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग, ये साइंटिफिकली है बेटा, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और पीएच में आपने ध्यान रखना है, पीएच का स्केल कितना होता है, 1 to 14 होता है, 1 to 14। और ये क्या बताता है हमें, नंबर की फॉर्म में 1 से 14 नंबर होते हैं, दैट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोनियम आयंस, ये देखो ये दिखाया हुआ है H3O, हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनते हैं पानी में, देख रहे हो आप बेटा। तो ये उसके pH अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है, pH इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है, pH मोर देन 7 है तो बेसिक है। अगर हम जनरल अपने एग्जांपल देखें, लेमन, घर में आप नींबू के अप्रॉक्सीमेटली 2 होता है pH, टमाटो जूस की 4 के अराउंड होता है, प्योर वाटर की 7 है, ये मैं आपको अभी डेमो में भी दिखाऊंगी। सोप सॉल्यूशन अराउंड 10 होता है, ब्लीच सॉल्यूशन याद है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका अराउंड 12 होता है। तो अभी हम अगले उसमें प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे कि किस तरह से पीएच जो है बदलती है, एसिडिटी या बेसिसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पीएच पेपर। अभी आपने पीएच का बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस ऑफ 10 हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को बताता है पीएच स्केल। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें, मोल्स पर लीटर। अब पीएच 1 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है, pH 3 का मतलब हाइड्रोजन आयंस उससे कम है, ये देख रहे हो आप, इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर 100 टाइम्स ये लेस है, लेस कितना है 100 टाइम्स, और इसके 100 टाइम्स कम हो गया तो 100 टाइम्स इसका लेस हुआ तो pH 5 हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि pH कैसे 1 से लेकर 7 तक चेंज होती है। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और यहाँ पे आप देखो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिक्रीजेस
10 टाइम्स, यानी हर उसमें pH, अब ये देखो यहाँ पे ये 2 का फर्क है ना, अगर pH 2 होता तो 10, हर एक उसमें 10 टाइम्स का फर्क है एक pH से दूसरी pH में जाने में, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयंस ऐसे उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, pH बढ़ेगी। अब बताओ यहाँ से, अब अगर pH किसी सॉल्यूशन का, ये आया हुआ है बेटा CBSE में पेपर में आया हुआ है ये पहले बोर्ड में, कि अगर pH 4 है तो आप बताओ इसकी pH को क्या होगा अगर इसकी हाइड्रोजन आयंस 100 टाइम्स रिड्यूस कर दिए जाए। 100 टाइम्स रिड्यूस का मतलब 2 pH कम, 2 pH कम कर दिए तो ये 100 टाइम्स कम का मतलब 2 pH बढ़ा दिए, सॉरी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 6। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, आपको आना चाहिए कि pH वैल्यू कैसे बढ़ती है या कम होती है। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस लोअर pH, कम हाइड्रोजन आयंस हायर pH। ये आपने इसमें से भी देख लिया कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है pH बढ़ रही है, पर एसिडिक नेचर कम हो रही है। अब यहाँ देखो pH स्केल बेटा 14, ये कलर ध्यान रखो। आपको याद होगा बेटा, आपने उसमें विबग्योर पढ़ा है, याद है आपको, स्पेक्ट्रम में विबग्योर था, लाइट का स्पेक्ट्रम याद है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसका उल्टा कर दो बेटा, विबग्योर अगर मैं लिखूं तो ये वॉयलेट, 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 इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर को उल्टा कर दो, आपको वही कलर मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी वहाँ वॉयलेट सबसे एक्सट्रीम में आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, और सबसे ज़्यादा pH में, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक में रेड कलर मिलेगा, सबसे ज़्यादा बेसिक में वॉयलेट मिलेगा, और ब्लू और वॉयलेट ये बेसिक कलर। तो आप यहाँ देखो एसिडिक नेचर, ये बीच में 7 है न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो बेटा एसिडिक, और एसिडिटी बढ़ रही है ऐसे उल्टी डायरेक्शन में, और बेसिक सीधा बढ़ रहा है। जितना 7 से ऊपर होगा, जैसे जैसे OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जैसे 8 से 14 में आएगा। अब एसिडिक के कुछ एग्जाम्पल देख लो, जितनी ज़्यादा pH वैल्यू, लोअर pH वैल्यू, उतना ज़्यादा एसिडिक। ये याद रखना बेटा, जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं pH वैल्यू ज़्यादा है एसिड की तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, नहीं, pH वैल्यू जितनी एसिडिक की ज़्यादा है इसका मतलब उतना कम एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। और pH 7 न्यूट्रल है, और हायर pH वैल्यू मोर बेसिक। बेसिक में तो जैसे वो बढ़ रहा है pH वैल्यू, वैसे ही उसकी बेसिसिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ ये आपने ये इस चीज़ को ध्यान रखना है बेटा कि pH वैल्यू या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड्स में इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उल्टा, और उसमें OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, और न्यूट्रल pH जो वाटर की है, ये मैं आपको टेस्ट में भी करके दिखाऊंगी। चलिए हम करेंगे कैसे, ये आप देखोगे भी, मैं एक बार जस्ट आपको बता रही हूँ, अभी आप इसका डेमो भी देखोगे, उसमें आप देखोगे कि हम pH पेपर को डिफरेंट सॉल्यूशंस लेंगे, उसमें हम मेजर करेंगे, कलर चेंज आएगा, वो कलर चेंज को एक साइड में ना रेफरेंस pH चार्ट दिया होता है बेटा, उस pH चार्ट में डिफरेंट कलर्स, और उन कलर्स के ऊपर 1 2 3 जो भी उसकी pH होती है लिखी होती है, और उसको आप देख के मैच करो, जहाँ से वो मैच कर रहा है वही उसकी pH वैल्यू है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर चार्ट है, कलर चार्ट है, आप देखोगे, मैं आपको ये pH पेपर के थ्रू दिखाऊंगी। तो एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे ऑरेंज कलर आया लेमन का, तो हम कहेंगे हाईली एसिडिक। आप देखोगे पानी में डालूंगी तो थोड़ा ग्रीन कलर आ रहा है, तो इट मीन्स न्यूट्रल। और बहुत बेसिक यानी ब्लू कलर है तो बहुत बेसिक है। तो इससे पता लग जाता है कलर से कि डिफरेंट
पीएच वैल्यूज हर एक ऑब्जेक्ट की क्या क्या है। तो ये आपने अभी, अब ये आप देखो पीएच इंडिकेटर मैं आपको जो दिखाऊंगी वो ये पीएच पेपर है, ठीक है। कई जगह सॉल्यूशन भी मिलते हैं, कई स्कूलों में आपको हो सकता है स्कूल में आपके पीएच पेपर की जगह आपको मैम यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन दिखाएं, वो सॉल्यूशन भी कलर चेंज करता है, सीधी सी बात है। चाहे पेपर हो चाहे सॉल्यूशन हो, दोनों हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से बताते हैं। तो ये हम देखेंगे कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, वो हमें इसके थ्रू, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के थ्रू पता लगता है। आपने रेड और ब्लू लिटमस पेपर पहले देखे थे, रेड और ब्लू तो यही बताएगा एसिड है या बेस है, पर कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है वो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर बताएगा। चलिए अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं कि पीएच कैसे मेजर करते हैं। आज जो बेटा आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पीएच पेपर। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, और उसमें आपने ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें हम कोई भी एक पीएच की स्ट्रिप ले लेते हैं, सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, अदरवाइज बस बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्रिप्स। अब इसमें आप बेटा देख रहे हो साथ ही इंडिकेटर हैं, देख रहे हो पीएच 1 से लेकर 14 तक ये पीएच इसमें पता लगेगी। अब आपने इसमें देख के मुझे बताना, मैं एक आपको आपके सामने, आप देखो ये मैंने इसमें डाला, अब आप मुझे बताना क्या कलर चेंज हुआ। ओ ज़्यादा ही हो गया, कलर चेंज हुआ, कौन सा कलर है? अब इसमें मेरे को देख के बताओ बेटा किस पे आ रहा है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कैसा है? देख रहे हो इसका पीएच यहाँ पे 1 के करीब, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 दिख रहा है आपको कलर? तो ये 1 और 2 इसका मतलब कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब आप मुझे एक और मैं पीएच स्ट्रिप लेके अब मैं किसी बेस में डालूँ। ये तो देखा आपने एसिड, अब ये डाला मैंने बेस में। कैन यू सी द चेंज इन कलर? अब मुझे इसमें बताओ कौन से उसके पास है, ये देख रहे हो काफ़ी ब्लू आ गया है। तो ये 11 या 12 के बीच में आएगा, ये 12 तक, 12। तो इसकी पीएच कितनी है? जो मैंने ये क्या लिया है, यहाँ पे मैंने सर्फ लिया बेटा, सर्फ जो कि हाईली बेसिक होता है। तो यहाँ पे पीएच 12 है। अब मैं कुछ सॉल्ट्स देख रही हूँ। आपको अभी मैंने बेकिंग सोडा के बारे में बेटा पढ़ाऊँगी। अभी बेकिंग सोडा आपको मैंने याद होगा, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि ये कैसा है, अल्कलाइन है। ये यहाँ पे देखो 7 में तो लाइट ग्रीन है, 8 और 9 के बीच में, आप ये देख रहे हो 8 और 9 के बीच में आ रहा है इसकी पीएच। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 उनके पीएच वैल्यूज़ दी हुई हैं, और हमने देखना है जो कलर आया है उसको मैच करके देखना है कि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपने देखा इसमें 8 और 9 के करीब आया। अब मेरे पास मैंने चॉक पाउडर भी लिया। अब ये चॉक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं इधर करके देखूँ, आप देख रहे हो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे 8 और 9 के बीच में है, 9 के करीब है, 8 और 9। तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से बेटा हम पता लगा सकते हैं ये पीएच पेपर से कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या कितना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। और अगर मैं पानी में इसको देखूंगी, आप ये देख रहे हो अलग कलर, पानी में ये लेंगे तो पानी में आप इसको देखोगे ये ग्रीन ही आएगा। इसको वाटर के अंदर, क्योंकि न्यूट्रल इसका ये पानी है, देख रहे हो ऑलमोस्ट लाइट ग्रीन, ये बेसिक में आ गया, ये लाइट ग्रीन वाटर है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल बेसिक। और अभी आपने देखा जितना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, उतना रेडिश दिख रहा है आपको। और ये सारे हम इसके हेल्प से लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, और या न्यूट्रल है।
अब लास्ट में बेटा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर कुछ ना कुछ इस पे रिलेटेड आता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, कि एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन लाइफ। आप देखते हो जब आपने कभी ध्यान हो आपको कि जब बाहर मसाला वगैरह आपने ज़्यादा खा लिया हो या तली बुनी चीज़ें खाई, समोसे खाए, कहीं गए पार्टी पे गए, खूब खाया, उसके बाद पेट पकड़ के बैठ जाते हो ना। कितनों के साथ, सबके साथ होता है मेरे ख्याल से। किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी का जो सेंसिटिव होता है, इम्यूनिटी कम होती है, उसके साथ ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पेट में एसिड बनना शुरू हो रहा है। आपको कि मेरे पेट में एसिड कहाँ से आ गया, हमने तो कोई HCl पिया नहीं था, HCl पिया नहीं था तो एसिड कहाँ से बन गया। पर हमारे बेटे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, ये एक एसिडिक मीडियम देता है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, इट किल्स बैक्टीरिया। जो भी हमारे खाने के साथ साथ बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो एसिड जो है स्टमक का उनको किल करता है, तो यानी हमें प्रोटेक्ट भी करता है साथ साथ, एसिडिक मीडियम देने के साथ साथ। तो हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे मम्मी क्या कहती है, या मम्मी गैस बहुत बन रही है, मम्मी बहुत जलन हो रही है पेट में, ऐसे करते हो ना। फिर क्या मम्मी कहती है, अरे इनो पड़ा है, जा जल्दी से एक गिलास पानी में जल्दी से इनो पी ले, या आपको दे देंगी मम्मी हाफ उसका थोड़ा सा डाल के। आपने क्या देखा कभी इनो में, देखा एफरवेसेंस निकलती है। एफरवेसेंस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें गैस निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रलाइज कर देती है, किसको न्यूट्रलाइज कर देती है, जो एक्सेस में एसिड बना है ड्यू टू स्पाइसी फूड, ड्यू टू ऑयली फूड। जो HCl एक्स्ट्रा बन गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। ये क्या होता है, बेकिंग पाउडर। ये हम इसके अभी सॉल्ट्स में डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में। और या मम्मी देखती है कि एंटी एसिड डाइजिन की टैबलेट पड़ी है, बेटा खा लो। अब डाइजिन के अंदर क्या होता है बेटा, डाइजिन के अंदर माइल्ड बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये माइल्ड बेस क्या करता है, आपके स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़े हैं बेटे, फर्स्ट उसमें भी पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना बेटा। हमारे स्टमक में HCl बन रहा है, हमने बेस, माइल्ड बेस, जैसे डाइजिन खाई आपने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस दे दिया उसको। ये माइल्ड बेस ने क्या किया, सॉल्ट बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया और वाटर साथ बन गया, यानी सॉल्ट और वाटर अलग बन गया। तो ये सॉल्ट हार्मलेस होता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया कोई बेसिक सब्सटेंस से। तो हम ये इसमें बताया है कि एक्सेस हमने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। चलिए इसको भी इरेज कर दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनो और डाइजिन एंटी एसिड्स हैं, एंटी एसिड अगेंस्ट एसिड। अब आपने देखा बेटा, कई बार मम्मी कहते हैं ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत गल जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे। और कितने बच्चों को आप देखो, ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को ही आजकल डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। इतनी चॉकलेट खाएंगे, रात को ब्रश नहीं करते। उससे क्या होता है बेटा, रात को जो खाना खाया आपने, कुछ ना कुछ हमारे दांत के या मुंह के अंदर वो बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेटे। अगर मुंह का अगर इतना सा हम उसमें देखें माइक्रोस्कोप में, अगर थोड़ा सा दांत के बीच की जगह से पानी में डाल के उसको देखें, आप हैरान हो जाओगे, इतने बैक्टीरिया, इतने मुंह में हजारों बैक्टीरिया लेके घूम रहे, हजारों नहीं लाखों। तो फिर आता है कि अरे ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में क्या कर रहे हैं। अब इन बैक्टीरिया जो है ये एसिडिक मीडियम में पनपते हैं या एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बेटर वर्ड। आपने रात को खाना खाया, ब्रश नहीं किया, अंदर बैक्टीरिया ने खाने को पचा पचा के एसिड बनाते जा रहे हैं, पचा पचा के एसिड बनाते जा रहे हैं, और हमारा मुंह एसिडिक हो गया।
आप अगर ब्रश करते हो या टूथपेस्ट क्या होता है बेटा? बेसिक होता है। अब ऐसे फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये आपका मुंह में बैक्टीरिया है ना बेटा, अभी मैंने बताया आपको कि माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया को फूड बड़ा पसंद है। जो फूड हमने अगर दांत साफ नहीं किया तो जो फूड के जो पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह गए, ये पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। पर जब आप ये इसको टूथपेस्ट लगाते हो या ब्रश करते हो, टूथपेस्ट क्या होता है? बेस की तरह। फिर कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। आपका मुंह साफ, बैक्टीरिया भी साफ। तो क्योंकि आपने जो टूथपेस्ट ली थी उसके अंदर बेस था, उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और आपके दांत साफ। नहीं तो क्या होता? और रात को दांत आपने साफ नहीं किए या दिन में नहीं किए, ये बैक्टीरिया ने फूड पार्टिकल्स के साथ एसिड तो प्रोडक्ट कर दिया। अब ये एसिड आप कहोगे अच्छा ठीक है एसिड बना दिया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, एसिड से बनता रहे एसिड मुंह में। नहीं, वो क्या करेगा? आपके टूथ इनेमल को, जो टूथ के ऊपर की बेटे परत होती है ना, उसको टूथ इनेमल कहते हैं। टूथ इनेमल को क्या करेगा? खा जाएगा उसको। ये देखो, ये टूथ के ऊपर की जो वाइट सा होता है टूथ इनेमल, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो हम ये इसी को खा जाता है, टूथ इनेमल सड़ने लगता है, तो दांत बड़े गंदे काले से, दांत गंदे से दिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको अगर ब्रश करते रहते हैं तो एक तरह से हम अपने टूथ इनेमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दांत आपके सुंदर दिखेंगे। वो क्यों? आपने देखा टूथपेस्ट में क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, फ्लोराइड होता है, और कुछ भी एब्रेसिव यानी जो दांत को मांजने का काम करते हैं वो होते हैं। तो ये रात हमें करना क्या चाहिए? 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार रात को खाने के बाद। और अच्छे से दांत को, उसका ब्रशिंग की जो टेक्निक है उससे करना है। हेल्दी खाओ और शुगर कम खाओ और रेगुलर डेंटल चेकअप कराओ और अपने माउथ की पीएच को बैलेंस रखो, तो स्ट्रॉन्ग टीथ अपने आप होंगे। तो यहाँ हम अगले उस पे आते हैं कि स्टिंग्स और बाइट। बेटा आप में ज़िंदगी में सब बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ने वो ततैये ने काटा होगा, वैस्प कहते हैं, या हनी बीज होती हैं मक्खियाँ। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे ने अगर कभी उनके छाते वो जो क्या कहते हैं हनी बी के जो बने होते हैं, हनी कॉम्ब बने होते हैं ना, छत्ती जिसके अंदर वो रहती हैं, अगर किसी ने तोड़ दिया तो क्या करती हैं ये? स्टिंग का मतलब बाइट। वो स्टिंग से क्या होता है? स्टिंग से ये इनके अंदर बेटा स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड होता है। मिथेनॉइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड या एक छोटा सा वीक एसिड होता है। ये वीक एसिड से वो एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। अब वो अंदर जब वीक एसिड, ये देख रहे हो, बी हो, वैस्प हो, एंट हो, चींटियां भी काट देती हैं। तो ये काटती हैं तो क्या होता है इनके स्टिंग में क्या होता है? स्टिंग में ये जो बाइट होती है, इनकी स्टिंग होता है या बाइट होती है, इसमें एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड। ये मिथेनॉइक एसिड है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी आम भाषा में कहते हैं। तो ये क्या करता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड? ये अंदर इरिटेशन करता है, ईचिंग करता है। आप देखते हो ना कितनी प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, खारिज करते करते वहाँ पे रेड स्वेलिंग हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये एसिड है तो बेटा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस के लिए आपने सुना होगा बेटा, मेरे को याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मी कहती थी आसपास देख चाबी पड़ी है। मैं आसपास कहीं ना कहीं चाबी दिख ही जाती थी, लोहे की या कोई लोहे का कील पड़ा होता था। मम्मी कहती थी जल्दी से रगड़ ली इसको। मैं उस अपने हाथ पे जल्दी से वो करती थी। इतनी देर में मम्मी अंदर जाती थी, सोडा पड़ा होता था खाने का,
जल्दी से पानी में डाल के वो सोडा मेरे हाथ पे लगा देती थी जहाँ काटा हुआ है, और ठीक हो जाता था, थोड़ी देर में ठीक हो जाता था। तो उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं थी कि ये, मम्मी को ये नहीं पता था कि क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट शी न्यू कि इसको ठीक करने के लिए हमें या तो सर्फ पड़ा है तो थोड़ा सर्फ लगा दो, सोप पड़ा है सोप डाल दो, कोई लोहे की चीज़ है वो रगड़ दो, वो भी बेस बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई जो भी है ऑक्साइड बन जाता है, बेस होता है वो। और सबसे अच्छा होता है खाने का सोडा, जल्दी से लगा दो, एकदम आराम आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा बेटा प्रोसेस हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने बात जो की कि ये बेस जो है क्या करता है, वही सेम न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो आपने जो भी इस पे रगड़ा या आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, ये बेसिक सॉल्ट है, बेस है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, आपको आराम मिलेगा। तो एसिड जो है स्टिंग का, देख रहे हो, फॉर्मिक एसिड, आपने बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाया तो सॉल्ट बन गया, सोडियम फॉर्मेट और वाटर बन गया, उससे आराम मिलता है। तो कुछ भी कभी भी उसको स्क्रैच मत करो। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी या स्वेलिंग हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और घर में जो आप कर सकते हो कि कैलामाइन लोशन जो फेस पे लगाने वाला होता है वो होते हैं, या बेकिंग सोडा पड़ा होता है वो फटाफट आप लगा सकते हो उसका पेस्ट बना के। तो यहाँ ये हमें अभी आपने देखा कि तीसरी इसका स्टिंग और बाइट। और अब सॉइल पीएच। बेटा कई बार आप देखोगे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। घर में भी देखते हो, आपके घर में तो वो ज़्यादातर सबके घर में प्लांट्स तो लगे ही होते हैं, पॉटेड प्लांट्स। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कुछ नहीं ग्रो कर रहे। तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, सॉइल थोड़ी सी लेकर अगर उसकी पीएच चेक कर लें। यानी कैसे करेंगे? पानी डाला, उसको पानी में पीएच पेपर ये थोड़ा डाल के देख सकते हैं। अगर एसिडिक सॉइल है तो आप कितना भी इसमें फर्टिलाइजर डाल दो, वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर बेसिक सॉइल है उसमें भी आप कितना कुछ डाल दो पर वो बढ़ेगा नहीं। तो एसिडिक सॉइल या बेसिक सॉइल होने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। हमें चाहिए ऑलमोस्ट 6.5 to 7.5 यानी न्यूट्रल के आसपास की पीएच, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो हमें क्या करना होगा? अगर पीएच 6.5 से नीचे है तो न्यूट्रिएंट आपने इतना इसमें कंपोस्ट डाली हुई है, इतना इसमें वो भी डाली हुई है, पर काम नहीं कर रहा, वो ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट को ले ही नहीं पा रहा। न्यूट्रिएंट तो यहाँ है पर न्यूट्रिएंट को रिसीव नहीं कर पा रहा। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो हम क्या करेंगे? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक सॉइल को क्या डालेंगे उसमें? अब कोई बेस डालना पड़ेगा ना बेटा। तो बेस हम जनरली डालते हैं लाइम। लाइम क्या होता है? चूना। तो अगर इसमें चूना डाल देंगे तो चूना डालने से क्या हो जाएगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा और ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और अगर मान लो बेसिक सॉइल है यानी पीएच उसकी 7.5 से ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल हमें चाहिए 6.5 to 7.5। अगर इसका बेसिक है यानी 7.5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? हमें और ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक सॉइल के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद मिलती है बाहर, कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर, जो सिंपल सी हमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दें। वो एसिडिक होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर एसिडिक होती है। तो हम बेसिक सॉइल में जब ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं तो भी हमें राइट पीएच मिल जाती है सॉइल की। सॉइल जो होती है राइट न्यूट्रल हो जाती है। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लाइम या चूना डालना, चूने का पानी डालना होगा। और दूसरा, अगर मान लो सॉइल बहुत बेसिक है कि ऑलरेडी आजकल आप देखते हो जितने हम सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, ये सर्फ कहीं ना कहीं जाके हमारी सॉइल में जाके उसको बेसिक बना देते हैं। तो हमें उसमें जितनी मैन्योर डालेंगे हम, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी खाद डालेंगे, तो वो एसिडिक होती है, उससे वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे इसको
हमें ठीक से बनाना है। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अभी आपने देख लिया, अब थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो बेटा पहले बोर्ड में आए हुए हैं, ये इसीलिए मैं साथ साथ प्रैक्टिस करा रही हूँ। बनाने को मैं एक अलग वीडियो भी बना सकती थी, पर मुझे लगता है कि जब जैसे पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ आपको अगर बताऊँ कि बेटा ये बोर्ड में इस तरह से आता है या बोर्ड में ये पूछा जा चुका है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले कई सालों में आए हैं बोर्ड में, हम उनको डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखो CBSE 2016 में आया था ये कि वाई डज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एसिडिक मीडियम। अभी आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, याद है? अभी बताया ना गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है। इसमें क्या होता है? HCl होता है और प्लस एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। तो इसको पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ये एसिड जो है एसिडिक मीडियम देता है इसको, और बिसाइड्स एसिडिक मीडियम देने के अलावा ये क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया जो हमारे खाने के साथ साथ आ जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए अब इसका आंसर क्या है? HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। एक तो ये बताना कि एसिडिक मीडियम, और दूसरा इट किल्स हार्मफुल जर्म। 2 पॉइंट, ये आपके उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, बेनिफिट्स ऑफ दिस HCl इन स्टमक। दूसरा क्या है? बेस कौन सा प्रेजेंट होता है आपके उसमें? अभी मैंने बताया है, बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट या चॉक पाउडर, माइल्ड बेस होता है। ऐसे ही आपको मैंने अभी बताया कि कहीं पे आपको स्टिंग लग गया है वैस्प का या हनी बी ने काट लिया, तो क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लगा देते हैं। और फिर हमने किया पीएच का, क्रॉप प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको सॉइल का बताया कि पीएच से क्या इंश्योर करते हैं हम कि वो न्यूट्रिएंट होते हुए भी एब्जॉर्ब कर ले और हेल्दी ग्रोथ हो। और फिर हमने अगर पीएच ज़्यादा बेसिक है तो क्या करेंगे? अगर पीएच टू हाई यानी बहुत बेसिक है प्लांट ग्रोथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिएंट नहीं, उसको क्या नहीं मिलेगा? उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा? हम मैन्योर डालेंगे, उसमें खाद डालेंगे, ऑर्गेनिक खाद। और कैसे? एंटा एसिड। अच्छा, कई लोगों को ना बेटा बहुत आदत होती है, जो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते, आप में से पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह बाहर की चीज़ें इतनी रोज़ खाते रहते हैं, उनकी एसिडिटी ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वो बार बार क्या करेंगे कि चलो इनो पी लेते हैं, बार बार डाइजिन खा लेते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा एंटा एसिड लेने के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम नहीं रहता। स्टमक में जब एसिडिक मीडियम नहीं रहता तो क्या होता है? तो पेप्सिन यानी प्रोटीन का डाइजेशन ठीक नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेसिव एंटा एसिड्स लेने के बहुत हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो एंटा एसिड्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने। चलिए अब बेटा मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे ज़रूर, उसमें सॉल्ट्स के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ आप उसको, ताकि क्योंकि बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है सॉल्ट्स का, वो क्लोर एल्कली और ये सब। डेमो जहाँ पॉसिबल होगा डेमोस्ट्रेशन के साथ आपको दिखाऊंगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आई बिलीव इन आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। आई बिलीव इन योर अंडरस्टैंडिंग। रट्टे नहीं मरवाना आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाना है। तो लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, like, share and subscribe to my channel Science with Savita ma'am, and don't forget to watch my next video on salts. Okay beta, thank you, God bless you.